जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे और जो त्यौहार और पर्व है दोस्तों, जो होली का धुलंडी का है, वो आप सब लोगों ने अच्छे से मना लिया होगा। तो जैसा कि मैंने मना लिया दोस्तों, तो अब उम्मीद करता हूँ अब आप लोग वापस अपना ध्यान जो अपनी पढ़ाई है उसके ऊपर लगा दीजिएगा दोस्तों, ताकि बहुत जल्द आप लोग सक्सेस प्राप्त कर सको। तो दोस्तों इसी क्रम में आज मैं आपको एक करंट का जो एक मुद्दा है दोस्तों, ये मुद्दा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप सब लोगों ने दोस्तों काफ़ी सुना भी होगा और काफ़ी न्यूज़पेपर में न्यूज़ में बार बार सुन रहे होंगे, रूस यूक्रेन युद्ध। तो रूस को और जो यूक्रेन की जो फाइट चल रही है दोस्तों, जो वॉर चल रहा है, क्या है इसका कारण, क्यों ये स्टार्ट हुआ दोस्तों, किसकी वजह से स्टार्ट हुआ, अब किस मोड़ पे पहुंच चुका है और आने वाले समय में कहां तक इसके संपन्न होने की संभावना है। क्या ये युद्ध रुकेगा या फिर जारी रहेगा, क्या रूस है वो यूक्रेन के ऊपर पूरी तरह कब्जा करके ही मानेगा, अपन इस वीडियो के माध्यम से ये समझेंगे। दूसरी चीज, दो भी दोस्त कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो टॉपिक है दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध, यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम बनने की संभावना है दोस्तों। अगर यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, चाहे क्वेश्चन बने 1 या बने 5, या अगर क्वेश्चन बनता ही नहीं है, यहाँ से पूछा ही नहीं जाता, तो वो एक अलग चीज है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस वीडियो के माध्यम से अपन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो एक बार थोड़ा दोस्तों समझते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध क्या है, तो समझिएगा दोस्तों थोड़ा। देखिए दोस्तों, मैंने एक मैप के माध्यम से आपको थोड़ा समझाने का प्रयास किया है। ये जो बड़ा सा हिस्सा है दोस्तों, ये पूरा ये जो बड़ा सा हिस्सा है इधर वाला, ये है दोस्तों रशिया, रूस। और रूस की ये है दोस्तों राजधानी, रूस की कैपिटल मॉस्को। और दोस्तों इधर जो मैंने दर्शाया है, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है दोस्तों, ये मैंने दर्शाया है यूक्रेन का हिस्सा दर्शाया है। ये है दोस्तों यूक्रेन, और ये है यूक्रेन की राजधानी दोस्तों कीव। तो यहां से आप लोग दो राजधानी याद रखोगे, रशिया की राजधानी मॉस्को और यूक्रेन की राजधानी कीव। अब जो दोस्तों हुआ क्या था प्रारंभ में, स्टार्ट के अंदर, स्टार्ट में हुआ यह था दोस्तों, रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर। और यूक्रेन पे कहां पे अटैक किया था दोस्तों, ये छोटे छोटे जो दो कॉलम मैंने बनाए हैं आपको आपके लिए, ये एक तो ये वाला और एक ही इधर वाला कॉलम, ये वाला, ये क्या है दोस्तों, इसका नाम है दोनेट्स्क। ये दोनेट्स्क है दोस्तों, और ये है लुहांस्क। दोनेट्स्क और लुहांस्क, ये दो हिस्से थे दोस्तों। तो रशिया ने क्या किया प्रारंभ में, जो ये दोनेट्स्क और लुहांस्क है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये छोटा छोटा हिस्सा समझ लो, और लुहांस्क का भी ये छोटा सा पार्ट समझ लो, जिसको मैं डॉटेड कर देता हूं। ये जो छोटे छोटे हिस्से थे दोस्तों, इनके ऊपर रशिया ने अपना कब्जा कर लिया था, और यहाँ पे अपने सेनाएं तैनात करके इनको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रशिया ने प्रारंभ में किसको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया, तो डोनेट्स्क और लुहांस्क को किया। हालांकि अमेरिका जैसे बड़े देशों ने इनको मान्यताएं नहीं दी कि स्वतंत्र राष्ट्र उन्होंने नहीं माना है, लेकिन रशिया ने अपनी तरफ से इन दो ही जगहों को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। स्टार्ट में दोस्तों यही हुआ था। उसके बाद जब रशिया ने यहाँ पे कब्जा किया था, तब यूक्रेन का कहना यह था कि ये जो दो जगह हैं डोनेट्स्क और लुहांस्क, यहाँ पे ज्यादातर लोग रशियंस ही रहते थे और वो रशिया को ही सपोर्ट करते थे, वहां से हथियार लेते थे, वहां से खाने पीने की चीजें मंगाते थे। तो क्योंकि दोस्तों रशिया है यहाँ से बिल्कुल सटा हुआ ही था, तो यूक्रेन वासियों का यह कहना था कि वो ज्यादातर सपोर्ट रशिया को करते। अगर रशिया ने उनको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। उसके बाद रशिया थोड़ा और अग्रेसिव हो गया, और दोस्तों उसके बाद रशिया धीरे धीरे जैसे ही जो ये अपना यूक्रेन है, यूक्रेन के चारों तरफ अपनी सेनाएं तैनात करने लगा, इधर से यहां तक सेनाएं तैनात कर दी, इधर से भी चारों तरफ सेनाएं तैनात कर दी यूक्रेन के, यहां तक इसने लगभग 3 साइड रशिया ने यूक्रेन के सेनाएं, अपने टैंक है, मिसाइल है, वो तैनात कर दी। जब तैनात की उस समय दोस्तों नाटो, जिसका एक टाइप से प्रमुख आप मान सकते हो अमेरिका था, तो अमेरिका ने यह कहा कि यूक्रेन को कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, सैन्य मदद भी देंगे, हथियारों की मदद भी देंगे, हम सभी प्रकार से आपकी मदद करेंगे। तो यूक्रेन को कहीं ना कहीं थोड़ा आप कह सकते हो थोड़ा उत्साहित कर दिया, इसको थोड़ा प्रोत्साहित कर दिया कि यूक्रेन को लगा जैसे नाटो जैसा शक्तिशाली देशों का संगठन अपने साथ है, तो रशिया अपना क्या बिगाड़ सकता है। हुआ ये दोस्तों, अमेरिका ने यूक्रेन को उत्साहित कर दिया, और रूस को पहले से पता था कि नाटो कुछ करने वाला है नहीं, खाली बातें ही बातें कर रहा है, और इसी कारण यूक्रेन ने रूस का सामना करने के लिए सोच ली। अब दोस्तों हुआ ये
रूस है यूक्रेन के ऊपर करने लगा 3 ही तरफ से आक्रमण। और दोस्तों जो भी काफ़ी जैसे सिटी थी यूक्रेन की, कई सिटीज़ हैं, इन सिटी के ऊपर रूस का अब आज के दिन तक कब्जा हो चुका है, काफ़ी सारी सिटी के ऊपर कब्जा हो चुका है। कीव को भी रूस ने चारों तरफ से घेर लिया है और बहुत जल्द दोस्तों कीव के ऊपर भी रूस का कब्जा हो जाएगा। लगभग आज दोस्तों 23 दिन हो चुके हैं, युद्ध को रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रशिया है वो पूरी तरह से यूक्रेन पर ऊपर कब्जा करने की सोच रखी है। तो ये तो था दोस्तों कहानी, अमेरिका ने कैसे इसको उकसाया यूक्रेन को कि हम तुम्हारे साथ हैं, और ये उत्साहित होकर रशिया से लड़ने की सोच लिया। अब इसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हालांकि यूरोपीय कंट्रीज हैं, अमेरिका जैसे देश हैं, वो रूस के ऊपर दोस्तों काफ़ी सारे सैंक्शन लगा रहे हैं, काफ़ी सारे व्यापार के समझौते वो ठप कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से दोस्तों यूक्रेन को ना तो कोई सैन्य मदद दे रहे हैं, ना दोस्तों इसको कोई हथियारों की सप्लाई दे रहे हैं। और युद्ध के लिए सबको पता है दोस्तों, सैन्य या तो अपनी सेनाएं भेजे वहां पे, या फिर इसको हथियार वगैरह, मिसाइल, पनडुब्बी, ये सब चीजें भेजे तो ही यूक्रेन की मदद होगी युद्ध में। तो बाकी रूस के ऊपर सैंक्शन लगाने से तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये थी चीज। अब दोस्तों यूक्रेन है वो नाटो का सदस्य बनना चाहता था स्टार्ट के अंदर, और रूस है वो यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनना देना। इसका पीछे क्या रीजन है? क्योंकि दोस्तों जो यूक्रेन है, यूक्रेन के जो काफी पड़ोसी देश थे, जो भी यूरोपीय पड़ोसी देश है, वो लगभग दोस्तों नाटो के मेंबर है। और नाटो का मेंबर बनने का मतलब ये है दोस्तों, नाटो के अंदर अभी वर्तमान में सदस्य देश है 30। अगर उन 30 में से किसी भी देश के ऊपर कोई बाहरी विपदा आती है, आक्रमण होता है, भूकंप जैसी घटना से अगर वो प्रभावित होता है, तो 30 ही देश मिलकर उसकी आर्थिक मदद करेंगे, सैन्य मदद करेंगे, अगर हथियारों से संबंधित मदद है तो वो भी करेंगे। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, यूक्रेन है वो नाटो का सदस्य है नहीं, ना रशिया नाटो का सदस्य है। अब हुआ ये कि ये सदस्य है नहीं तो नाटो इसकी मदद कर नहीं सकता, सैन्य मदद जिसको आप कह सकते हो, या फिर हथियारों की सप्लाई यहाँ पे कर नहीं सकता है। और रशिया को ये चीज पहले से पता थी, खाली अमेरिका के कहने से ही यूक्रेन उत्साहित हो गया और इसने रशिया से युद्ध करने की ठान ली, जिसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ रहा है। अब रूस क्यों नहीं चाहता था यूक्रेन नाटो के अंदर, क्यों नहीं, सॉरी दोस्तों, रूस क्यों नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो में जाए या नहीं जाए? तो रूस यूक्रेन को नाटो में नहीं जाने देना चाहता। इसका कारण दोस्तों ये रहा है कि जो पड़ोसी देश थे इनके ऊपर तो ये तो नाटो के अंदर चले गए, अगर रशिया का बहुत ज्यादा हिस्सा है वो यूक्रेन से लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है काफी सारा व्यापार है वो इधर से इधर और रशिया का इधर से इधर होता होगा। अगर ये भी नाटो का मेंबर बन जाएगा, यूक्रेन भी नाटो का मेंबर बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके जो व्यापारिक मार्ग हैं और जो टैक्स वगैरह है, स्लेब वगैरह है, वो कहीं ना कहीं नाटो बढ़ा देगा और रशिया को उनकी माननी पड़ेगी, पूरी पूर्ति भी उसको करनी पड़ेगी। क्योंकि उसके बाद यूक्रेन अगर नाटो का हिस्सा बनता है तो एक पावरफुल कंट्री बन जाएगा, और यूक्रेन के ऊपर कोई भी समस्या आएगी तो पूरा नाटो इसका सहयोग करेगा। इसी वजह से रूस नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार से जो अमेरिका है या नाटो के सदस्य देश है वो रूस के ऊपर हावी हो, और इसी कारण ये इसने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया है, ताकि यूक्रेन के ऊपर अपना अधिकार कर सके और नाटो के जो कह सकते हो नाटो की पावर या शक्ति से रूस दब के काम ना कर सके, इसीलिए इसने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि इससे संबंधित क्या क्या ऑब्जेक्टिव अपने आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि तो ये तो थी दोस्तों एक हिस्ट्री, एक कहानी जिसने अपने को समझा क्यों रूस ने आक्रमण किया, क्या था रहा है कारण। अब अपन ऑब्जेक्टिव को समझेंगे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव को। देखिएगा, सबसे पहले मैंने बताया डोनेट्स्क और लुहांस्क को स्टार्ट में ही रशिया ने स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। नाम याद रखिएगा, रूस की राजधानी मॉस्को और यूक्रेन की राजधानी है दोस्तों कीव, जहां पे अभी हाल ही में अटैक हो रहे हैं, कब्जे करने की रशिया सोच रहा है। अब दोस्तों देखना, एक ये छोटा सा दोस्तों ये हिस्सा है, ये क्रीमिया, ध्यान रखना क्रीमिया पे दोस्तों रशिया ने 2014 में ही कब्जा कर लिया था। ये जो पार्ट है यूक्रेन का, इसको क्रीमिया देश के नाम से जानते हैं। क्रीमिया पे रशिया ने 2014 में कब्जा कर लिया, और तीन साइड लगभग रशिया ने अपनी सेनाएं अंदर से घुसा दी हैं यूक्रेन में, और यूक्रेन के ऊपर लगातार दोस्तों अलग अलग शहरों के ऊपर रूस की सेनाएं कब्जा कर रही है। अब एक क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जा सकता है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन के पड़ोसी देश कौन से हैं, या यूक्रेन से कितने देशों की सीमाएं लगती है। तो ध्यान रखना, यूक्रेन से 7 देशों की सीमाएं लगती है। नाम याद रखना, ऊपर दोस्तों यहां से लगता है बेलारूस, जो एक प्रकार से कह सकते हो रशिया को खुल के सपोर्ट कर रहा है। बेलारूस की सीमा लगती है, फिर पोलैंड की सीमा लगती है, फिर दोस्तों इधर स्लोवाकिया की सीमा लगती है यूक्रेन से, इधर हंगरी की सीमा लगती है,
और नीचे वाली साइड दोस्तों रोमानिया की सीमा लगती है, क्रीमिया के ऊपर ऑलरेडी रूस का कब्जा है ही, तो क्रीमिया की सीमा भी लगती है यूक्रेन से, और एक ये मालदोवा की सीमा भी लगती है। तो ये 7 देशों की दोस्तों सीमा लगती है, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, क्रीमिया और मालदोवा। ये दोस्तों रशिया और यूक्रेन के बीच में एक सागर है जिसको काला सागर कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है रूस और यूक्रेन के मध्य कौन सा सागर स्थित है, ये काला सागर स्थित है। तो दोस्तों यहां से आप इन ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रूस ने स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया, ये क्वेश्चन मैंने ऊपर बता चुका हूं। रूस ने डोनेट्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो यूएनओ दोस्तों बार बार चर्चा में आ रहा है, क्योंकि यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद उसमें बार बार बैठकें हो रही है, सम्मेलन हो रही है, कैसे भी करके वो युद्ध को विराम करने की स्थिति में। क्योंकि दोस्तों यूएनओ है वो सेकेंड विश्व युद्ध के बाद बनाए इसीलिए गया था कि दोबारा कभी भविष्य में विश्व युद्ध ना हो, दोबारा कभी सभी देश ना लड़े। तो यूएनओ की कोशिश यही है कि ये जो युद्ध चल रहा है 2 देशों के बीच में, ये विश्व युद्ध का रूप ना ले सके और ये युद्ध टल जाए। तो यूएनओ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, काफी चर्चा में है। तो ध्यान रखना, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में तटस्थ देश, जैसा कि मैं बता रहा हूं, जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था, रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण किया, उस समय दोस्तों यूएनओ की सुरक्षा परिषद में की बैठक हुई। वहां पे सीधे सभी देशों के जो मेंबर हैं उनकी बैठक लेगी। तब दोस्तों क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों और इसके साथ में 3 देश भारत, चाइना और यूएई, तीनों देशों में तटस्थ रहे। मतलब उन्होंने ना तो रूस का समर्थन किया, ना ही उन्होंने यूक्रेन का समर्थन किया। बाकी काफी सारे यूरोपीय देशों ने यूक्रेन का समर्थन किया और कुछ एक दो देश हैं जो उन्होंने रशिया का भी खुल के समर्थन किया। लेकिन 3 देश को नाम याद रखना है। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में तटस्थ देश कौन से रहे थे? तो तटस्थ देश का मतलब ये दोस्तों, इन्होंने ना तो रूस का समर्थन किया है, ना ही यूक्रेन का समर्थन किया है। तो नाम याद रखना है, भारत तटस्थ था दोस्तों बैठक में, चाइना तटस्थ था और यूएई, जिसको संयुक्त अरब अमीरात आप बोलते हो। तो संयुक्त अरब अमीरात, चाइना और भारत तटस्थ थे। काफी सारे यूरोपीय कंट्रीज हैं, उन्होंने यूक्रेन का समर्थन किया, कुछ एक ने रूस का भी समर्थन किया था। लेकिन अपने को तटस्थ वाला ध्यान रखना है। अब दोस्तों जो यूएनओ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में तटस्थ देश 3 है दोस्तों। तो यूएनओ चर्चा में है, तो यूएनओ के दोस्तों आपसे महासचिव पूछे जा सकते हैं कि यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो नाम याद रखिएगा, एंटोनियो गुटेरेस, जो वर्तमान में पुर्तगाल देश के हैं। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है दोस्तों। एंटोनियो गुटेरेस का संबंध किस देश से है? तो पुर्तगाल से है। और कौन है ये एंटोनियो गुटेरेस? ये यूएनओ के महासचिव है। तो यहां से इन दोनों क्वेश्चन को आप याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाया गया, किस अभियान के तहत दोस्तों लाया गया? इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को किस अभियान के तहत लाया गया? ऑपरेशन गंगा के तहत दोस्तों भारत सरकार ने वहां से जो भी भारतीय स्टूडेंट फंसे थे, भारतीय लोग फंसे थे, स्पेशली स्टूडेंट ही ज्यादा थे, 20,000 के आसपास स्टूडेंट फंसे थे, उनको इवैक्यूएट किया गया, निकाला गया है। तो ध्यान रखना, किस मिशन का नाम याद रखना है, ऑपरेशन गंगा के तहत। और दोस्तों एक खबर भी आई थी लगभग जब वो अपने स्टूडेंट्स को निकाल रहा था, भारतीयों को, भारत सरकार, तो उस समय एक छात्र था दोस्तों नवीन। तो नवीन छात्र की दोस्तों इस दौरान वो मौत हो चुकी थी। और नवीन छात्र दोस्तों कहाँ का था? ये कर्नाटक राज्य से बिलोंग करता था। इनकी मृत्यु हो गई थी। तो गोलाबारी में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। एक काफी दुखद सूचना आई थी। तो ध्यान रखना, नवीन छात्र की मृत्यु हो गई थी। नवीन छात्र था कहाँ का? कर्नाटक का था। ये चर्चा में रहा है, आपको नाम पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा परिषद में वर्तमान भारतीय प्रतिनिधित्व है। जैसा कि मैंने बताया, सुरक्षा परिषद की बार बार बैठकें हो रही है दोस्तों। तो उन बैठकों में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? भारत की तरफ से कौन वहां पे भाषण दे रहा है? भारत का जो प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो नाम याद रखना आपको, सुरक्षा परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व टीएस मूर्ति कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है। क्योंकि भारत जो तटस्थ रहा दोस्तों, अपनी स्थिति को तटस्थ रखा, तो इसका एक्सप्लेनेशन दूसरे जो भी देश हैं, तो एक्सप्लेनेशन कौन देता है? वहां पे टीएस मूर्ति देते हैं, क्योंकि सदस्य तो वहां पे यही है। तो सुरक्षा परिषद में वर्तमान भारतीय प्रतिनिधि कौन है? टीएस मूर्ति है। नेक्स्ट, नगरों की मां, कीव को दोस्तों नगरों की मां कहा जाता है। इसको आपको ध्यान रख रहा है। नगरों की मां किसे कहा जाता है? कीव को, जो यूक्रेन की राजधानी है। अगला पॉइंट बिंदु क्या देखेंगे दोस्तों? मिन्स्क एग्रीमेंट कब हुआ था? ये आपसे पूछा जा सकता है।
मिन्स्क एग्रीमेंट दोस्तों कब हुआ था? 2014 में हुआ था, यूक्रेन प्लस रशिया के मध्य हुआ था। क्या था ये एग्रीमेंट? एग्रीमेंट में दोस्तों ये था कि 2014 में, जैसा कि मैंने बताया, रशिया ने क्रीमिया के ऊपर सॉरी दोस्तों, 2014 में मैंने बताया रशिया ने क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो उस समय रूस और यूक्रेन के मध्य ये हुआ था दोस्तों मिन्स्क एग्रीमेंट। इसका मतलब ये था, इसमें रशिया ने स्पष्ट कहा था कि अब मैं यूक्रेन को कहा था हम आपके ऊपर ना तो कोई आक्रमण करेंगे, ना ही कभी आपके ऊपर कब्जा करेंगे। यही बात इस एग्रीमेंट में थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं रशिया ने उस एग्रीमेंट को ठुकरा दिया है और यूक्रेन के ऊपर पूरे जोर और शोर से युद्ध और अटैक कर रहा है। तो समझिएगा, मिन्स्क एग्रीमेंट कब हुआ? 2014 में यूक्रेन में रूस के मध्य हुआ था। लेकिन अब वो एग्रीमेंट एक प्रकार से कह सकते हो खंडित हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। रूस के राष्ट्रपति, ये दोस्तों चूंकि दोस्तों रूस और यूक्रेन दोनों ये भी चर्चा में है, तो इनके राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रूस के राष्ट्रपति बार बार आप चर्चा में सुनी रहो न्यूज के अंदर, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति है दोस्तों जेलेंस्की। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस की मुद्रा पूछी जा सकती है आपके पास, रूस की मुद्रा है रूबल। और रूस की संसद आपसे पूछी जा सकती है दोस्तों, तो रूस की संसद भी आपको ध्यान रखना है, ड्यूमा। क्या है दोस्तों रूस की संसद? रूस की संसद आपको याद रखना है, संसद दोस्तों ड्यूमा, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में इसको। तो रूस की संसद है ड्यूमा और मुद्रा है रूबल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, मुद्रा क्या है यूक्रेन की? यूक्रेनियाई रिवन्या, यूक्रेनियाई रिवन्या। तो यूक्रेनियाई नाम पहले लग रहा है, तो इजी में आप ऑप्शन देखोगे तो आप लगा पाओगे। यूक्रेनियाई रिवन्या है यूक्रेन की मुद्रा दोस्तों, तो ध्यान रखना आपको। चलो दोस्तों, ये तो थे कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों। अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहां से बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। फिर अपन थोड़े ऑब्जेक्टिव और देख लेते हैं इधर से बचे हुए ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि दोस्तों अपना इस टॉपिक को पढ़ने का मतलब रूस और यूक्रेन युद्ध का ज्ञान लेने से नहीं है। अपना इस टॉपिक का पढ़ने का मकसद है कि अगर ऑब्जेक्टिव यहां से पूछा जाता है, बनता है, तो अपना क्वेश्चन बनना चाहिए। तो थोड़ा अपन दोस्तों इधर समझते हैं। विश्व शांति स्थापित करने वाली संस्था, पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे कि विश्व शांति स्थापित करने वाली संस्था कौन है? यूएनओ है, WTO है, TO है, FTO है, इस प्रकार से ऑप्शन डाल देगा। तो ध्यान रखना, विश्व शांति स्थापित करने वाली संस्था कौन सी है दोस्तों? यूएनओ है। जैसे कि मैंने पहले बता दिया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस संस्था का निर्माण किया गया था ताकि भविष्य में कभी विश्व युद्ध ना हो। तो विश्व शांति स्थापित करने वाली संस्था यूएनओ। स्थापना कब हुई दोस्तों यूएनओ की? 24 अक्टूबर 1945 को ही थी इसकी स्थापना। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है दोस्तों इसका मुख्यालय यूएनओ का। 24 अक्टूबर को ही दोस्तों मनाया जाता है यूएनओ डे, मनाया जाता है। यूएनओ दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। तो मुख्यालय और स्थापना दोनों याद रखना, पूछा जाता है। नेक्स्ट, एक दोस्तों आपको करंट से यहां से पूछा जा सकता है, जो गैस पाइपलाइन निर्माणाधीन थी उसको रोक दिया है। एक दोस्तों गैस पाइपलाइन थी जो काफी चर्चा में भी रही है। तो यूक्रेन दोस्तों रूस और जर्मनी के मध्य एक गैस पाइपलाइन का निर्माण चल रहा था, जिसके तहत रशिया है वो जर्मनी को गैस भेजने वाला था। तो अब दोस्तों रशिया ने इस गैस पाइपलाइन का निर्माण वो रोक दिया है। किसने रोका है? रशिया ने रोका है, क्योंकि रशिया और जर्मनी दोनों देशों के बीच में ये पाइपलाइन बन रही थी। रशिया है वो जर्मनी को गैस सप्लाई करने वाला था, लेकिन जर्मनी समर्थन कर रहा है दोस्तों इस युद्ध में यूक्रेन का। इसी से नाराज होकर रशिया ने इस गैस पाइपलाइन का निर्माण रोक दिया है। तो ध्यान रखना, किसने रोका है? रशिया ने। और ये किन देशों के मध्य बन रही थी? रशिया और जर्मनी के मध्य बन रही थी गैस पाइपलाइन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रूस को कौन सी संस्था से बाहर किया गया? तो जैसा कि मैं बता ही रहा हूं दोस्तों, रशिया के ऊपर बार बार अमेरिका और नाटो है वो, या और दूसरे जो संगठन है वो ढेर सारे प्रतिबंध लगा रहे हैं, ढेर उसका व्यापार ठप करने की कोशिश कर रहे हैं, सैंक्शन लगा रहे हैं। तो उसी क्रम में एक दो जो इंपॉर्टेंट है उनको आपको ध्यान रखना है। तो रूस को कौन सी संस्था से बाहर किया गया? रूस को दोस्तों एक स्विफ्ट है, स्विफ्ट जो संस्था है इससे बाहर किया गया। अब स्विफ्ट होता क्या है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। मैं पूरा समझाऊंगा स्विफ्ट क्या है दोस्तों। स्विफ्ट से बाहर किया है रशिया को। स्विफ्ट का फुल फॉर्म सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल टेलीकॉम, ये है दोस्तों स्विफ्ट का फुल फॉर्म, सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल टेलीकॉम। ध्यान रखना है फुल फॉर्म आपको। अब दोस्तों ये स्विफ्ट है क्या?
स्विफ्ट दोस्तों एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा विभिन्न देश अपनी जो करेंसी है, व्यापार को, अपनी जो करेंसी है इसको व्यापार के रूप में कन्वर्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो पैसों का लेन देन होता है एक देश से दूसरे देश के बीच में, तो वो लेन देन कौन संपन्न कराता है? स्विफ्ट है। यही करेंसी मैनिपुलेट करती है, एक देश की करेंसी को दूसरे देश में कन्वर्ट करके यही ये संस्था है ये देती है, जो दो देशों के बीच में व्यापार की एक मजबूत कड़ी मानी जाती है स्विफ्ट। तो इस संस्था से बाहर कर दिया गया रशिया को। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, रशिया की जो भी यूरो जो करेंसी है वो लगभग अब एक प्रकार से आप कह सकते हो वेस्ट मानी जाएगी, क्योंकि स्विफ्ट है वो यूरो करेंसी को कन्वर्ट करने का काम करती थी, व्यापार होता था उसमें, लेकिन अब वो स्विफ्ट से तो उसको बाहर कर दिया गया, तो अब वो कन्वर्जन का काम कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसको स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है ताकि रशिया की आर्थिक स्थिति को जो यूरोपीय कंट्री है वो बर्बाद कर सके। तो आप उन्हें को तो दोस्तों नाम ध्यान रखना है, कौन सी संस्था से बाहर किया है? स्विफ्ट से। स्विफ्ट क्या है दोस्तों? जो एक देश दूसरे देश के साथ जो व्यवहार करते हैं, जो करेंसी को जो चेंज करती है दोस्तों व्यापार के माध्यम से, तो वो संस्था है स्विफ्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फीफा वर्ल्ड कप से बाहर किया गया रशिया को। तो एक पॉइंट यहां से भी आप याद रख सकते हो, फीफा वर्ल्ड कप से भी दोस्तों रशिया को बाहर कर दिया गया है। अगला बिंदु, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ दोस्तों? जैसा कि आप सब लोगों को पता है, जो भी ये सोवियत संघ था तो उस समय जो रूस है एक बड़ा हिस्सा था, और रूस के जो भी देश थे लगभग 15 देश थे दोस्तों, तो 15 देशों को मिलाकर कहा जाता था सोवियत संघ। और सोवियत संघ के दौरान ये दोस्तों यूक्रेन वगैरह है और जो भी इसके पड़ोसी देश हैं, बेलारूस है, ये अलग होके स्वतंत्र राष्ट्र बने थे। कब बने थे दोस्तों? 1991 बने थे। यूक्रेन दोस्तों 1991 से पहले रूस का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1991 में 15 स्वतंत्र राष्ट्र बन गए थे। तो ध्यान रखना है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में हुआ। 15 स्वतंत्र देशों में सोवियत संघ बट गया था। इसके आगे बढ़ते हैं। रूस की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी, ये दोस्तों ध्यान रखना, चर्चा में अभी पूछा जा सकता है। रूस की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों? GRU है रूस की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी का नाम। अब कुछ एक एजेंसी और भी लिख दी है, इनको भी ध्यान रख लेना। मोसाद जो दोस्तों बहुत ज्यादा पूछी जाती है, मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? MOSAD। मोसाद है दोस्तों इजराइल की, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। CIA अमेरिका की दोस्तों, USA की। CIA किसकी है? अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। और भारत की बात करें तो रा का मतलब दोस्तों रिसर्च एनालिसिस विंग। तो भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है रा। तो ये खुफिया एजेंसी को नाम आप याद रख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। कीव किस नदी पर स्थित है? ध्यान रखना है दोस्तों, कीव है जो यूक्रेन की राजधानी है, किस नदी पर स्थित है? डनीपर नदी के ऊपर स्थित है, डनीपर। और मास्को अगर पूछे, जो रूस की राजधानी है मास्को, ये किस नदी पर है? ये है दोस्तों मास्कोवा। ये आप इजियो में नाम याद रख सकते हो कि मास्को से मिलता जुलता नाम है मास्कोवा। कीव कि किस नदी पर है? डनीपर। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यूरोप की रोटी की डलिया। तो यूरोप की रोटी की डलिया दोस्तों किसे कहा जाता है? यूरोप की रोटी की डलिया कहा जाता है यूक्रेन को। तो ध्यान रखना है दोस्तों, यूरोप की रोटी की डलिया यूक्रेन को कहा जाता है, और नगरों का शहर कीव को कहा जाता है। तो यूरोप की रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? यूक्रेन। नेक्स्ट देखते हैं। रूस यूरोप की सबसे लंबी नदी। ये दोस्तों रूस की भी सबसे लंबी नदी है। और आप एक प्रकार से कह सकते हो, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप आंसर लगाओगे वोल्गा। रशिया की पूछे या यूरोप महाद्वीप की पूछे, आंसर आपको लगाना है वोल्गा। आगे बढ़ते हैं। अब वोल्गा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। वोल्गा जो नदी है इसका उद्गम क्या है दोस्तों? वोल्गा का उद्गम है वल्दाई। और कहाँ गिरती है ये? कैस्पियन सागर में जाके ये गिर जाती है, कैस्पियन सागर में जाकर लुप्त होती है वोल्गा नदी। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ठंडा स्थान का क्या नाम है? नाम याद रखना, बर्खोयांस्क है। कहाँ के अंदर है ये? रशिया के अंदर ये दोस्तों। विश्व का सबसे ठंडा स्थान बर्खोयांस्क कहाँ है? रूस के अंदर। आगे, पर्ल ऑफ साइबेरिया। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, या मोती ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। पर्ल का मतलब मोती होता है दोस्तों, मोती ऑफ साइबेरिया। तो यहाँ पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है? बेकाल झील को कहा जाता है। बेकाल झील को कहा जाता है। बेकाल झील है दोस्तों, याद रखना, दुनिया की सबसे गहरी झील है। और दोस्तों देखते हैं नाटो।
नाटो, क्योंकि दोस्तों बार बार चर्चा में रहा है, नाटो है वो 30 देशों का संगठन है, जिसमें 2 तो दोस्तों अमेरिका महाद्वीप के देश हैं और 28 है दोस्तों यूरोपीय देश है। एक प्रकार से ये कहा जाता है दोस्तों कि नाटो है वो यूरोपीय देशों का संगठन है। तो सबसे पहले नाटो की दोस्तों स्थापना कब हुई? 1949 को हुई स्थापना। बिंदु याद रखने हैं दोस्तों, कोई भी बिंदु आपसे पूछा जा सकता है। नाटो की स्थापना 1949 में। मुख्यालय कहाँ स्थित है इसकी? मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम में। स्थापना हुई कहाँ थी, ये और भी इंपॉर्टेंट है। नाटो की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? स्टार्ट में नाटो की स्थापना हुई थी वाशिंगटन डीसी में, लेकिन इसका मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सदस्य देश कितने हैं? 30 इसके हैं सदस्य देश, जिसमें अमेरिका है एक प्रकार से इसका संचालन करता है, या प्रमुख देश जिसको कह सकते हो। और 2-3 एग्जाम में दोस्तों यही बात भी पूछी गई है कि नाटो में अंतिम शामिल होने वाला सदस्य देश कौन सा है, मतलब नाटो में सबसे लास्ट बार कौन देश जुड़ा है। तो ध्यान रखना, अंतिम सदस्य देश है जो नाटो में जुड़ा है वो है मैसेडोनिया, जो 2019 में जुड़ा था। इसके बाद में नाटो में कोई देश नहीं जुड़ा है। तो अंतिम जुड़ने वाला देश कौन सा है दोस्तों? मैसेडोनिया। इसका आपको नाम याद रखना है। और कितने सदस्य देश है नाटो में? नाटो में सदस्य देशों की संख्या 30 है दोस्तों। तो इन चीजों को आप याद रख सकते हो। अब दोस्तों 1-2 क्वेश्चन से आप यहां से और भी याद रख सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अपन ने देख लिया कि रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति तो अपन ने समझ लिया। अब अपन समझना चाहिए इसके प्रधानमंत्री की, हो सकता है इनके प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए। तो दोस्तों जो अपना यूक्रेन का प्रधानमंत्री है दोस्तों वो है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग है। यूक्रेन के कौन है दोस्तों? मैं लिख देता हूं थोड़ा। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्तों जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं, ये तो हैं दोस्तों यूक्रेन के। और रूस के पीएम दोस्तों हैं डेनिस शमिहाल। तो याद रखना है डेनिस शमिहाल, यस शमिहाल। ये हैं दोस्तों रशिया के प्राइम मिनिस्टर। और दोस्तों एक और चीज आप याद रख सकते हो यहां से, नहीं दोस्तों थोड़ा मैंने गलत बता दिया है, ये डेनिस शमिहाल है दोस्तों, ये नहीं है, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गया। जो रशिया के जो दोस्तों प्रेसिडेंट हैं ये मिखाइल मिशुस्टिन है। मिखाइल मिशुस्टिन। मिखाइल मिशुस्टिन है दोस्तों रशिया के प्रधानमंत्री, और जेन्स स्टोल्टेनबर्ग है यूक्रेन के प्रधानमंत्री है। वैसे दोस्तों प्रधानमंत्री यहाँ पे इन देशों में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों राष्ट्रपति। जैसे मैं बताया रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के जेलेंस्की हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। लेकिन आप चूंकि दोनों ही देश चर्चा में है तो प्रधानमंत्री भी आपसे पूछ सकता है, अपने को याद रखना है दोस्तों। अब दोस्तों अगर आप इतनी सारी चीजें अगर याद रख पाते हो तो मैं जहां तक सोचता हूं दोस्तों यहां से आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी बचने वाला नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो मेरे मोटिवेशन के लिए थोड़ा इसको लाइक करें और एक लाइक का बटन दबाएं, थोड़ा इसको शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि जो मेरा मोटिवेशन दोस्तों जारी रहे, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके करंट से संबंधित चीज़ों के ऊपर वीडियो बना के दे सकूं और आप अपनी पढ़ाई को एक सही दिशा प्रदान कर सको। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।